नो बेसिक्स के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड चल रहा था, उस दरमियान में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। तो उन राज्यों का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री को, भारत के इतिहास को समझने के लिए आगे जाकर मुगल काल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट आता है, तो मुख्य जो राजवंश है जैसे दिल्ली सल्तनत या फिर मुगलों के इतिहास के बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे जो राज्य होते हैं उनके हिस्ट्री को लोग अच्छी तरीके से नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते। तो हम इन्हीं स्वतंत्र राज्यों की आज चर्चा करने वाले हैं। हमने शुरुआत दक्षिण भारत से कर ली है, जिसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के इतिहास को हम लोगों ने देखा और समझा। आज के इस वीडियो में हम भारत के पूर्वी हिस्से को देखेंगे और उत्तर के हिस्से को देखेंगे। तो पूर्वी भारत को अगर देखें तो इसमें मुख्य रूप से बंगाल, उड़ीसा और असम का क्षेत्र आता है, तो यहाँ के इतिहास को समझना जरूरी है। उसके बाद उत्तर भारत में अगर देखें तो कश्मीर को समझना जरूरी है। एक और वीडियो आएगा, उसमें कुछ और स्वतंत्र राज्यों के बारे में हम जानेंगे, जैसे उसमें गुजरात और राजस्थान, मालवा, खानदेश, इन सब क्षेत्रों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्य रूप से बंगाल, असम, उड़ीसा, उसके बाद जौनपुर और फिर कश्मीर, इनके इतिहास को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बंगाल से। तो दोस्तों, बंगाल के बारे में कहा जाता है कि ये उसके पहले एक और बात जानना जरूरी है कि दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड चल रहा था, तो भारत के जितने भी जो राज्य हैं उसमें से मात्र 2 ही राज्य ऐसे होते हैं जो दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में नहीं आते, और वो राज्य होता है एक तो कश्मीर और दूसरा उड़ीसा। इन 2 राज्यों को छोड़कर बाकी पूरे भारत के जो राज्य हैं वो एक एक करके दिल्ली सल्तनत में कभी ना कभी शामिल जरूर होते हैं। तो कश्मीर और उड़ीसा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन भी बनता है कि पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन ऐसे राज्य थे जो कभी शामिल नहीं हुए। तो वो कश्मीर था और दूसरा उड़ीसा। अब हम बंगाल से शुरुआत करते हैं। बंगाल का इतिहास शुरू होता है बख्तियार खिलजी से, अर्थात मध्यकालीन इतिहास को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत होती है बख्तियार खिलजी से। मोहम्मद गौरी के कई दास थे, उसमें से एक प्रमुख दास था बख्तियार खिलजी, और वो बिहार और बंगाल के अभियान पर निकला था और वो बंगाल को जीत लेता है। तो ये घटना होती है बख्तियार खिलजी के समय में। और इसने क्या किया था, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय को नष्ट किया था और बंगाल और बिहार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दिल्ली सल्तनत के समय में बंगाल की एक और खासियत रही कि बंगाल में ही सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए। आगे जाकर आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो बंगाल से ही शुरुआत होती है हर एक चीज़ की। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा विद्रोह होता है दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध, तो वो सारे विद्रोह जो है सो बंगाल में ही होते हैं। अब जो उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक वंश का जब शासन स्थापित होता है, तो गयासुद्दीन तुगलक भी बंगाल के अभियान पर निकलता है और बंगाल को नियंत्रित करके वो 3 हिस्सों में बांटता है। उत्तरी बंगाल उसकी राजधानी लखनौती को बनाता है, पूर्वी बंगाल उसकी राजधानी सोनारगांव को बनाता है और दक्षिणी बंगाल सोनागांव को राजधानी बनाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक से जुड़ा हुआ इतना ही था। उसके बाद हम आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोहम्मद तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा विद्रोह शुरू हो गए थे। दक्षिण भारत में भी विजयनगर और
बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में आते हैं, उसी तरीके से सिंध के इलाके में भी विद्रोह होता है, बंगाल में भी विद्रोह होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह होता है। उसी कड़ी में एक व्यक्ति निकल कर आता है, फखरुद्दीन मुबारक शाह, या इसी को अलाउद्दीन अली शाह भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है कि उत्तरी बंगाल को 3 हिस्से में बांटा था गयासुद्दीन तुगलक ने। उसमें से उत्तरी बंगाल वाले हिस्से को पर अधिकार जमा लेता है और उसको स्वतंत्र घोषित करके राजधानी बनाता है पांडुआ में। उसके बाद अगला शासक जो आता है फखरुद्दीन के बाद इलियास खान। तो इलियास खान एक बहुत बड़ा राजा साबित होता है। वो अपने साम्राज्य का बड़े पैमाने पे विस्तार करता है और इलियास खान क्या करता है, तो ये पूरे बंगाल पर अधिकार कर लेता है। और ये घटना होती है 1345 की ये बात होती है। पूरे बंगाल मतलब उत्तर, पूर्व और दक्षिण पूरे बंगाल पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद इलियास खान जो है वो अपने सीमा को असम तक फैला देता है। पूरे बंगाल पे तो उसका नियंत्रण था ही। तिरहुत जो कि बिहार में पड़ता है, उत्तर पश्चिम का इलाका आता है, उत्तर पूर्व बिहार का हिस्सा जो है वो तिरहुत के अंतर्गत आता है। उत्तर पश्चिम बिहार ही होगा। उत्तर पश्चिम बिहार का इलाका जो है वो तिरहुत का क्षेत्र आता है। जैसे वर्तमान का अगर क्षेत्र को देखें तो मुजफ्फरपुर से ऊपर चंपारण, सीतामढ़ी, ये सब जो क्षेत्र आते हैं तिरहुत के अंतर्गत आते हैं। तो तिरहुत को जीत लिया और अपनी सीमा गोरखपुर अर्थात लगभग उसने बनारस तक अपने साम्राज्य के सीमा को फैला दिया। तो इलियास खान काफी महत्वपूर्ण शासक सिद्ध होता है। शमसुद्दीन इलियास खां के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। उसके बाद सिकंदर शाह का समय आता है और ये समय कब है, तो फिरोज शाह तुगलक उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने सिकंदर शाह पे हमला भी किया, लेकिन उसका हमला निष्सफल हो जाता है और अंततः क्या होता है कि बंगाल जो है सो पूर्ववत स्वतंत्र रहता है। उस फिरोज शाह तुगलक का अभियान असफल हो जाता है। उसके बाद सिकंदर शाह का एक महत्वपूर्ण काम होता है 1368 में पांडुआ जो कि राजधानी थी वहीं पर अदीना मस्जिद का निर्माण करवाता है। एक और महत्वपूर्ण शासक आता है गयासुद्दीन आजम शाह। इसकी क्या विशेषता होती है कि चीन के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। चीन के साथ संबंध को विकसित करता है। चीन के राजदूत भी यहाँ आते हैं, अपने शिष्टमंडल को चीन में भेजता है। व्यापारिक संबंध को बढ़ावा दिया जाता है। चटगांव एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर आता है। तो ये चीजें चीन के साथ संबंध के लिए गयासुद्दीन आजम शाह काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महत्वपूर्ण सुल्तान है। 1389 से लेकर 1409 तक का इसका शासन काल होता है। अगला शासक रुकनुद्दीन बारबक शाह आता है और इसकी विशेषता होती है कि ये बहुत बड़ा कला प्रेमी होता है, कला का पोषक होता है। उस समय में बंगाल के एक जाने माने जो व्यक्ति होते हैं मालधर बसु, तो वो कवि होते हैं और लेखक भी होते हैं। तो उनको गुणराज खान की उपाधि देता है और उनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी श्री कृष्ण विजय, तो उनको संरक्षण देता है। इसी शासक के समय में रामायण का बंगला में अनुवाद किया जाता है और ये अनुवाद करने वाले व्यक्ति होते हैं कृतिवास। तो कृतिवास का रामायण बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। रामायण जो सीरियल आया था रामानंद सागर का, तो उसमें कृतिवास द्वारा जो बंगला में उसको अनुवाद किया गया था, तो उसका भी सहारा लिया था रामानंद सागर ने। तो ये वो जो रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया गया, इसे बंगाल का बाइबल भी कहा जाता है।
फिर अगले महत्वपूर्ण जो शासक होते हैं वो होते हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह। 1493 से लेकर 1519 तक का इनका शासन काल होता है। चैतन्य महाप्रभु का ये समकालीन होते हैं और इन्हें कई उपाधियां दी गई, जैसे कि खलीफतुल्ला, कृष्णावतार। हिंदुओं के प्रति ये काफी सहिष्णु सुल्तान थे। हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं करते थे, इसी वजह से इन्हें कृष्णावतार का उपाधि दी गई। खलीफुतुल्ला भी कहा गया। इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है सत्यपीर आंदोलन। इसमें सत्यपीर आंदोलन में क्या होता है कि साधु संतों का एक आंदोलन होता है, उसे सत्यपीर आंदोलन के नाम से जाना गया। तो सत्यपीर आंदोलन को ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि सत्यपीर आंदोलन किसके समय में हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं बंगाल से जुड़ी हुई, जहां से कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जितने भी शासकों का हमने जिक्र किया उनका क्रम जो है सो एक निश्चित क्रम में नहीं है, बल्कि जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं या जिनके काम महत्वपूर्ण है उन्हीं का हमने जिक्र किया है। अंततः 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और उसे दिल्ली के अंतर्गत शामिल कर लेता है। तो इस प्रकार से बंगाल की जो स्वतंत्रता है वो शेर शाह सूरी के समय में समाप्त हो जाती है। और उसी के बाद जो शेर शाह सूरी ने पेशावर से लेके सोनार गांव तक एक रोड बनवाया था, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। पहले इसे शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से ही जाना जाता था, शेर शाह सूरी रोड। तो ये था बंगाल का इतिहास। अब हम आते हैं उड़ीसा पे। तो उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश था, ऐसा प्रांत था जिस पर कि कभी दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ। यहाँ की क्या खासियत रही, तो 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक बंगाल पे आक्रमण करता है। उसी क्रम में वो उड़ीसा पर भी आक्रमण करता है और वहाँ की राजधानी को जीत लेता है। साथ में जगन्नाथ मंदिर, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, उसको अपवित्र कर देता है। ये महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद अगर उड़ीसा के इतिहास को अगर जानना हो तो इसके इतिहास में मुख्यतः मध्यकालीन इतिहास में दो ऐसे वंश आते हैं जिनका कि काफी महत्वपूर्ण योगदान है, काफी महत्वपूर्ण है, और वो है गंग वंश और दूसरा है सूर्यवंशी गजपति वंश। तो इन्हीं दोनों वंशों से जुड़े हुए राजा और उनके काम को हम देखते हैं। तो उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश था कि यहाँ पर भी हिंदू शाही शासन चल रहा था। तो हिंदू राजा यहाँ के हुए। तो गंग वंश से शुरुआत होती है। अवंती बर्मन चोइगम नाम होता है इनका, और काफी लंबे समय तक शासन करते हैं। 1076 ईस्वी से 1149 ईस्वी तक का इनका शासन काल होता है और इन्होंने करीब 70 वर्षों तक शासन किया। और इनके समय में जो उड़ीसा की सीमा थी, कहा जाता है कि गंगा से लेके गोदावरी तक वो सीमा फैली हुई थी। गंगा कहाँ, गंगा और कहाँ गोदावरी, मतलब दक्षिण की बात हो रही है। लगभग गोदावरी नदी लगभग भारत के बीचों बीच गुजरती है, महाराष्ट्र से निकलकर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वहां तक उड़ीसा राज्य की सीमा स्थापित थी। इनका महत्वपूर्ण काम क्या है, तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने ही किया था। अवंती बर्मन ने ही जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद अगले महत्वपूर्ण शासक हैं नरसिंह बर्मन प्रथम। 1238 से लेकर 1264 तक का इनका कार्यकाल होता है। और इनकी महत्वपूर्ण जो काम है इनका, वो है कि कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और एक बहुत बड़े विद्वान लेखक होते हैं विद्याधर, और उनका संरक्षण नरसिंह बर्मन ने किया था।
और विद्याधर की महत्वपूर्ण कृति है अलंकार शास्त्र पर एकावली लिखी थी। तो ये महत्वपूर्ण है। अर्थात गंग वंश से दो शासक आए, एक आते हैं अवंती बर्मन, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को बनवाया, और दूसरे आते हैं नरसिंह वर्मन, तो इन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया। तो यही दोनों महत्वपूर्ण है। अगला जो है सो सूर्यवंशी शासक आते हैं, गजपति वंश के नाम से जाना जाता है, और इसमें एक ही शासक जो है उनका काम महत्वपूर्ण है, और वो है कपिलेंद्र। 1435 से लेकर 67 तक इनका शासन काल होता है, और ये संस्थापक भी होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि उस समय उड़ीसा की सीमाएं हुगली नदी से लेकर कावेरी तक फैली हुई थी। मतलब उड़ीसा का जो सीमा है वो और भी ज्यादा विस्तार होता है, और कावेरी नदी तक पहुंच गए। कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि बहमनियों को भी इन्होंने हराया, और विजयनगर साम्राज्य तक लगभग इनका अधिकार कायम हो जाता है। बंगाल के सुल्तान नासिरुद्दीन शाह को भी हराया, और उनको हराने के बाद गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की। गौड़ेश्वर का मतलब होता था बंगाल का शासक। उसके बाद राजमुंदरी को जीता, जो कि बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तेलंगाना मतलब आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को जीता। तो इन सारे क्षेत्रों को कपिलेंद्र जो है वो जीतते हैं। काफी शक्तिशाली राजा होते हैं, प्रतापी राजा होते हैं। तो उड़ीसा से जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो इतना ही महत्वपूर्ण है। तीन लोगों के तीन राजाओं के जो काम है वही महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं जौनपुर का सरकी राजवंश। जौनपुर कहाँ पड़ता है? तो बनारस के ठीक, बनारस का जुड़वा शहर भी कह सकते हैं जौनपुर को। तो वो जौनपुर बनारस के पास पड़ता है। यह भी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आता है। स्वतंत्र राज्य कैसे ये अस्तित्व में आता है उसको हम समझ लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर को बसाया गया था, और वो जो बसाया गया था जौना खान की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर को बसाया था। अब फिरोज शाह तुगलक का एक दास होता है, और वो दास जो है हिजड़ा होता है, और उसका नाम होता है मलिक सरवर। फिरोज शाह तुगलक के समय में बहुत दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी। उन्हीं दासों में से एक जो दास था वो हिजड़ा था, और उसका नाम होता है मलिक सरवर, और इसे ख्वाजा जहां की भी उपाधि दी गई थी। तो यही मलिक सरवर जो है वो एक स्वतंत्र राज्य को स्थापित करता है, स्वतंत्र जौनपुर राज्य को स्थापना करता है। और उपाधि जो धारण करता है, या जिस नाम से वो गद्दी पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, उसका वो नाम होता है मलिक उस सर्क। और इसी सर्क के नाम पे जौनपुर को सरकी राजवंश भी कहा गया। और यहाँ पे जो कला विकसित हुए, या स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो काम हुए, उसे कहा जाता है सरकी शैली के नाम से जाना जाता है। इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। इनका इतना ही जानना काफी है इसके बारे, मलिक सरवर के बारे में। अब अगले शासक जो हैं वो आते हैं इब्राहिम सरकी। ये कला का बहुत बड़ा प्रेमी था, और इसे सिराजे हिंद की उपाधि दी गई। किसे? जौनपुर को सिराजे हिंद की उपाधि दी गई। अर्थात पूर्व का सुल्तान कह लें या जो भी कह लें, तो सिराजे हिंद की उपाधि दी गई। उसके बाद सरकी शैली जो है और भी ज्यादा विकसित हुई, और इसने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया, और झाझोरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया। तो इब्राहिम सरकी से जुड़ी हुई ये बातें महत्वपूर्ण है। उसके बाद हुसैन शाह सरकी आता है। इसने जामी मस्जिद का निर्माण करवाया, लाल दरवाजा का निर्माण करवाया,
और इसके समय की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है वो घटना है कि बहलोल लोदी जौनपुर पर आक्रमण करता है और उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से जौनपुर का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो समाप्त हो जाता है और अंततः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। सरकी शैली जो है इसकी विशेषता क्या थी कि जो दिल्ली सल्तनत का इन्होंने किसी तरीके से नकल नहीं किया स्थापत्य कला में, और यहाँ की जो भी मस्जिदें बनी हैं उन मस्जिदों में गुंबद का अभाव है, उस मीनार का अभाव है, उनमें मीनार नहीं है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और जौनपुर को पूर्व का सिराज के नाम से भी जाना जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो कि शेरशाह सूरी के दरबार में होते हैं और उन्होंने पद्मावत की रचना की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी भी जौनपुर से ही आते हैं, जौनपुर ही उनका मूल निवास होता है। तो ये था जौनपुर से जुड़ा हुआ सरकी राजवंश का इतिहास। अब हम आते हैं कश्मीर पर। तो कश्मीर भी वो 2 राज्यों में शामिल था जो कभी दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं रहा। और इसका इतिहास कैसे शुरू होता है, तो 1015 और 1021 में गजनवी का आक्रमण कश्मीर पर होता है। लेकिन मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण होता था भारत पे, वो मुख्य रूप से लूट के ख्याल से होता था, साम्राज्य विस्तार उसका उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पर भी लूट के उद्देश्य से आक्रमण किया जाता है। 1320 के बाद में मंगोलों का लगातार आक्रमण कश्मीर पर होता है। अगर मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण भारत के किसी हिस्से पर होता है तो वो हिस्सा कश्मीर ही था। उसका कारण क्या होता है कि एक तो कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था और वो उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं होता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण कश्मीर पे हुआ। अब कश्मीर के इतिहास पर हम आते हैं। तो 1286 में सिंहदेव ने हिंदू राजवंश की स्थापना की। उसके बाद उसका बेटा 1301 में सिंहदेव की मृत्यु होने के बाद सिंहदेव शासक बनता है। 1338 तक वो शासन करता है और 1338 में ही सुहाग देव की मृत्यु हो जाती है। उसकी जब मृत्यु होती है तो उसके बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं, वो अल्पवयस्क होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। तो वैसी स्थिति में उनकी पत्नी रानी कोट्टा जो है सो वो शासन का संचालन करती है, पूरा काम देखती है। जब एक महिला शासन करने लगती है और वो भी वैसी महिला जो बिल्कुल घर से निकल के शासन करने लगे, सिंहासन पर बैठ जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि राजनीति पे उनका पकड़ ज्यादा होता नहीं है। ऐसी ही स्थिति रानी कोटा के साथ भी हुई और उनका एक बहुत शक्तिशाली मंत्री होता है जिसका नाम होता है शाह मीर। तो वो क्या करता है कि तख्ता पलट कर देता है और शाह मिर्जा के नाम से भी इसे जाना जाता है और यही गद्दी पर बैठ जाता है, कश्मीर की गद्दी पे शमसुद्दीन के नाम से। और शमसुद्दीन जो है वो शाह वंश की स्थापना करता है और ये पहला मुस्लिम शासक होता है कश्मीर का। इसके बाद हम आए तो पहला शासक तो शमसुद्दीन होता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो होता है शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन को क्यों वास्तविक संस्थापक माना जाता है कि इसने पूरे शाह वंश को स्थापित कर दिया कश्मीर में पूरी तरीके से। अगला जो महत्वपूर्ण शासक होता है सिकंदर शाह। 1389 से लेकर 1418 तक का इसका शासन काल होता है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह काफी क्रूर शासक था, एक धर्मांध मुस्लिम शासक था और ये हिंदुओं को देखना नहीं चाहता है। और इसने एक घोषणा कर रखी थी कि या तो मुस्लिम बनो या तो कश्मीर छोड़ो।
तो इस तरीके का एक अभियान चलाया गया। उसका नतीजा क्या होता है कि कश्मीर से बहुत भारी संख्या में जो हिंदू होते हैं वो पलायन कर जाते हैं। जजिया कर लगाता है, मंदिरों को तोड़ता है, इसलिए इसे बुत सिकन भी कहा गया। बुत सिकन जो शब्द बहुत जगह पे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मोहम्मद गजनवी को बुत सिकन कहा जाता है, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। सिकंदर लोदी को भी बुत सिकन कहा जाता है। कहीं कहीं पर फिरोज शाह तुगलक के लिए भी बुत सिकन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वही बुत सिकन शब्द सिकंदर शाह के लिए भी प्रयोग किया गया है। और इसके समय की एक और खासियत होती है कि ये एक जो अच्छा काम करता है, या उसे भी कह ले कि उसके अपने उद्देश्य थे कि सती प्रथा को ये समाप्त करता है, सती प्रथा पे रोक लगा देता है। उसके पीछे के कारण और होते हैं। पीछे का कारण क्या होता है कि जो हिंदू महिलाएं सती होना चाहती है उनको सती होने से रोक दिया जाता है और उनको उनके साथ विवाह कर लिया जाता है। मुस्लिम धर्म में उन्हें शामिल करने का उद्देश्य होता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य सिकंदर शाह का वही था, सती प्रथा पे रोक लगाने का। इसके बाद ये जजिया कर को भी, जाहिर सी बात है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम शासक है तो जजिया कर को वो लगाएगा, जजिया कर वो लगाता है। इसके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है कि ईरानी व्यक्ति सैयद हमदानी इसके दरबार में आते हैं। अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो है सुल्तान जैनुल आबदीन। 1420 से लेके 1470 तक का इनका कार्यकाल होता है और ये एक बहुत अच्छे राजा साबित होते हैं और ये सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। हिंदुओं को भी उतनी ही ज्यादा ये महत्व देते हैं, बराबर का महत्व देते हैं जितना कि मुस्लिमों के लिए। इनके बारे में बहुत सारे अच्छी चीजें हैं। जैसे इनका पहले जान लेते हैं इनके बारे में। वास्तविक नाम तो इनका शाही खान था। इन्हें कई उपाधियां दी गई है, जैसे इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने कश्मीर में मूल्य नियंत्रण उसी तरीके से स्थापित किया था जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो बाजार व्यवस्था और मूल्य नियंत्रण के लिए इन्हें कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। बूढ़ शाह की भी उपाधि दी गई। इसका मतलब होता है कश्मीर का महान नरेश। इन्होंने क्या किया तो जजिया कर को समाप्त किया, सती प्रथा पे प्रतिबंध को हटा लिया, क्योंकि ये हिंदुओं से जुड़ी हुई मान्यता थी सती प्रथा एक, तो उस पर से प्रतिबंध हटा लेता है। उसके बाद गोवध पे रोक लगा देता है और भी जो है सो ये जो हिंदू लोग सिकंदर शाह के समय में कश्मीर छोड़कर भाग गए थे उनको वापिस आने का ये आह्वान करता है और कई हिंदू ब्राह्मण जो है सो वापिस कश्मीर में आकर बसते हैं। ये खुद एक बहुत विद्वान व्यक्ति होता है और इसके बारे में कहा जाता है कि सभी भाषाओं का ये बहुत सारी भाषाओं का जानकार था, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, तिब्बती, कश्मीरी, तो बहुत सारी भाषाओं का जानकार होता है, विद्वान व्यक्ति होता है। और फारसी में ये कविताएं भी लिखता है और कविता जो लिखता है वो कुतुब नाम से प्रकाशित करवाता है। उसमें अपना नाम सुल्तान जैनुल आबदीन के नाम से प्रकाशित नहीं करवाता, बल्कि कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखता है। इसकी एक महत्वपूर्ण रचना होती है शिकायतनामा, तो काफी महत्वपूर्ण है शिकायतनामा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसी के काल में राजतरंगिणी, कल्हण के द्वारा जो राजतरंगिणी की रचना की गई थी उसका अनुवाद फारसी में होता है और महाभारत का भी फारसी में अनुवाद करवाया जाता है। वुलर झील में इसने एक जौना लंका नाम का द्वीप का निर्माण करवाया था। कश्मीर भी अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है
और अकबर ने आक्रमण किया था 1586 ईस्वी में और कश्मीर को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो ये थे दोस्तों बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद जौनपुर और कश्मीर से जुड़े हुए इतिहास। मेरे हिसाब से आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक या दो बार आप इस वीडियो को देख लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी तरीके की कठिनाई नहीं आएगी। जहाँ प्रश्न जो भी आएंगे इस पार्ट से वो छूटेंगे नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।